हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में पढ़ेंगे आज। लैंग्वेज एंड थॉट में एक हाइपोथेसिस है जिसके बारे में हमने पढ़ना है, जिसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस ये बोलता है कि जैसे हम बात करते हैं उसी हिसाब से हमारे जो थॉट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। मतलब अलग अलग कल्चर में लोग अलग अलग तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो लैंग्वेज के बेस पे उनके थॉट्स भी बदल जाते हैं। जिस तरह की उनकी लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं उसी तरीके से उनकी सोच होती है। तो सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि लैंग्वेज शेप्स और डिटरमाइंस आर थॉट, कि जो लैंग्वेज है वो ही हमारी थॉट को शेप देता है या डिटरमिन करता है। तो अलग कल्चर्स में लोग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो हो सकता है कि उनके थॉट्स भी उस हिसाब से अलग अलग हों। जैसे यहाँ पे एक एस्कीमो का एग्जांपल दिया हुआ है कि एस्कीमो जो है वो स्नो को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे अलग टाइप के वर्ड्स यूज़ कर सकता है, जबकि जो नॉर्मल पीपल है वो स्नो को सिर्फ स्नो ही बोल सकते हैं। तो एस्कीमो के परसेप्शन के हिसाब से देखा जाए तो स्नो उसके लिए बहुत डिफरेंट मीनिंग्स हो सकती हैं और डिफरेंट तरह की हो सकती है, लेकिन हमारे लिए स्नो, हम खाली स्नो ही बोलेंगे तो वो उसका जो थॉट आता है हमारे माइंड में वो एक ही आता है। इसी के उल्टा एक थॉट है जो बोलता है कि दिस पोजिशन सजेस्ट दैट लैंग्वेज मियरली रिफ्लेक्ट्स द वे वी थिंक, हाउ आर माइंड वर्क्स। इसके ऑपोजिट एक थॉट है जो ये बोल रहा है कि लैंग्वेज से थॉट नहीं होता है, उल्टा हो जाता है कि थॉट से लैंग्वेज बनती है हमारी। तो ये व्यू थोड़ा सा ऑपोजिट है। ये व्यू कह रहा है कि थॉट हमारे लैंग्वेज बनाते हैं, ना कि लैंग्वेज हमारे थॉट्स। ऑपोजिंग व्यू है। And if this approach were correct, people who speak a language that has few words to describe colors should have greater difficulty in perceiving various colors. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे सपोज अगर हमारे थॉट्स की वजह से हमारी लैंग्वेज बनती है, तो इसका मतलब अगर जिन्होंने बहुत कम टाइप की जो लैंग्वेज जो कलर्स हैं उनके नाम बहुत कम हैं उनकी कल्चर में, तो हो सकता है कि उनको कलर्स अलग अलग वैरायटी दिखने में भी प्रॉब्लम हो। So it is saying that people who speak language that has few words to describe color should have greater difficulty in perceiving various colors than people who speak a language rich in color words. तो अगर ऐसा कुछ है तो जिनकी लैंग्वेज में कलर के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे कलर की शेड्स हैं, तो उनको ज़्यादा इजीली इतनी सारी शेड्स नज़र आती होंगी एज़ कम्पेयर टू वो वाले लोग जिनके कल्चर में कलर के नाम बहुत कम हैं। अब यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दिया भी हुआ है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट है रॉश का, जिसमें उन्होंने कुछ वहाँ के नेटिव्स थे न्यू गिनिया के, वहाँ के लैंग्वेज में बोला जाता है कि कलर के दो नाम हैं। एक लैंग्वेज है दानी करके, उसमें दो नाम है। एक है मोला फॉर ब्राइट कलर, ब्राइट एंड वार्म कलर्स, एंड मिली फॉर डार्क एंड cool colors. So Roche found that despite this fact, Dani speakers perceive color in much the same manner as person who speak English. तो अगर ये पर्सपेक्टिव ठीक होता तो इन लोगों को तो डार्क और लाइट के अलावा कोई कलर ऐसा समझ में आना नहीं चाहिए था जो किसी और रेंज में आता है। पर इनके एक्सपेरिमेंट में ऐसा पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर खाली नाम उसका लैंग्वेज में नाम अलग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो उनको लोगों को कलर नहीं नज़र आते हैं दूसरे लाइट और डार्क के अलावा। तो ये दोनों ही एकदम ऑपोजिंग व्यू हैं जो एक दूसरे को अपोज करते हैं। प्लस फिर आ जाता है कि लैंग्वेज का बायलिंग्विज्म से क्या रिलेशन है, लैंग्वेज और कल्चर का। बायलिंग्विज्म का मतलब होता है जो लोग दो लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। जैसे सपोज अगर कोई इंडिया से अमेरिका रहने जाता है तो वो इंग्लिश भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है वहाँ पे, तो क्या उसकी वजह से उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस आते हैं? तो कंट्रीज़ जैसे अब बहुत ग्लोबलाइजेशन आजकल हो रही है, तो साइकोलॉजिस्ट के लिए ये भी इशू हो गया है कि वो ये चेक करते हैं कि उनके लिए एक स्टडी करने का ये टॉपिक है कि जब बहुत सारे इमिग्रेंट्स आते हैं किसी नई जगह पे और वो एसिमिलेट करने की कोशिश करते हैं। एसिमिलेट का मतलब वो दूसरी लैंग्वेज भी, नए कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं, तो उनके अंदर कोई चेंजेस आते हैं उनके लैंग्वेज की वजह से, क्या उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ करी हुई हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने बाईलिंगुअल्स के ऊपर करी थी। बाईलिंगुअल्स मतलब जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल पा रहे थे, तो उनके ऊपर ये स्टडीज़ करी थी। तो स्टडीज़ ऑफ बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिसर्चर टू ऑब्जर्व द वेज इन विच पीपल चेंज एज दे शिफ्ट बिटवीन लैंग्वेज।
तो ये बेसिकली स्टडी का फोकस ये था कि अगर वो हिंदी बोल रहे हैं तो उनके एक्सप्रेशंस में या उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है, और वही सेम पर्सन अगर इंग्लिश बोल रहा है तो क्या उसके बिहेवियर में और उसकी बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क आता है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टडी थी। उन लोगों को बुलाया गया था जिनको दोनों ही लैंग्वेज बोलनी आती है, हिंदी और इंग्लिश, और उनको अलग अलग सिचुएशंस में उनको कुछ वर्ड्स बोलना या कुछ सेंटेंस बोलना इस तरीके से बोला गया था। तो इसमें एक हाइपोथेसिस अगेन आता है कि कल्चर एफिलिएशन हाइपोथेसिस है। कल्चर एफिलिएशन हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन ऑफ इमिग्रेंट पेरेंट्स में स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज एट होम, एज अ रिजल्ट दे में ऑल्सो रिस्पॉन्ड इन वेज कंसिस्टेंट विद सोशल रूल्स ऑफ द कल्चर। तो ये कह रहे हैं कि कल्चर एफिलिएशन हाइपोथेसिस कह रहे हैं कि जिस लैंग्वेज में आप जिस टाइम बोल रहे होते हो ना, आप उसी तरीके से रिस्पॉन्स करते हो, आप उसी तरीके से बिहेव करते हो। और अगर अब जैसे जो इमिग्रेंट्स हैं इंडिया से जो बाहर गए होंगे अमेरिका में, उनके वहाँ पे बच्चे अगर हिंदी लैंग्वेज बोल रहे थे, वो उस टाइम से वही रूल्स, सोशल रूल्स फॉलो करेंगे जो इंडिया में होते हैं, वही कल्चर फॉलो करेंगे। और वो अगर अगर अपने फ्रेंड्स के साथ हैं बाहर और वहाँ पे वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो उनका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाएगा। हो सकता है उनके जो रूल फॉलो करने का जो भी वो है तरीका, वो भी बिल्कुल बदल जाए। और भी इस पे जो स्टडीज़ हुई थी उसमें एडिशनल एविडेंसेस वगैरह मिले थे कि जो बायलिंगुअल्स हैं वो पर्सनालिटी मेजर्स में भी बहुत डिफरेंटली स्कोर करते हैं। जैसे सम रिजल्ट्स हैव रिपोर्टेड इन स्टडीज इन्वेस्टिगेटिंग डिफरेंसेस इन हाउ बायलिंगुअल्स परसीव इमोशन। तो इमोशंस किस तरीके से वो परसीव करते हैं। तो इसमें ये देखा था कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और पार्टिसिपेंट्स को ये बोला था कि कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस को देखो और जज करो कि वो कौन से एक्सप्रेशंस को वो दिखा रहे हैं। जैसे कुछ फेसेस उनको दिखाए थे जिसमें कोई स्माइल कर रहा है या कोई बहुत सैड है, इस तरीके से अलग अलग, और उनको बोला था कि जज करो कि कौन से एक्सप्रेशंस हैं, ये कौन सी इमोशंस हैं। तो उनको पहले तो बोला कि एक बार इंग्लिश में आपने करना है और उसके बाद उसको हिंदी में करना है, मतलब एक सेकंड लैंग्वेज में, फिर नेटिव लैंग्वेज में। तो रिजल्ट ये आया था कि देयर एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट वाज ग्रेटर इन इंग्लिश। जो उनकी जजमेंट की एक्यूरेसी थी वो इंग्लिश में ज़्यादा थी। However, emotions expressed were judged as more intense in हिंदी। और हिंदी में जब वो इमोशन एक्सप्रेस कर रहे थे तो बहुत इंटेंस कर रहे थे। जैसे अगर इंग्लिश में वो बोलते हैं सैड है, तो हिंदी में वो उसको बहुत इंटेंस वर्ड यूज़ कर रहे थे, जैसे बहुत ज़्यादा ही दुखी है। तो वो हिंदी में बहुत इंटेंस वर्ड्स का यूज़ कर रहे थे, जबकि इंग्लिश की लैंग्वेज में वो उसको एकदम सही जज कर रहे थे। तो इससे ये एक्चुअली ये सिर्फ ये चीज़ दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट था कि कल्चर की वजह से जो लैंग्वेज में चेंजेस आते हैं उससे हमारे बिहेवियर, हमारी हो सकता है हमारी थिंकिंग में भी चेंजेस आ जाते हो। फिर अदर स्पीशीज़ में भी देखा गया है कि क्या लैंग्वेजेस कोई और जो दूसरी स्पीशीज़ हैं, ह्यूमन को अगर हम हटा दें तो क्या दूसरे स्पीशीज़ भी कुछ लैंग्वेज का यूज़ कर पाते हैं। जैसे कई बार वेल्स का यूज़ किया गया उनको लैंग्वेज सिखाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, कि वो किस तरीके से कुछ साउंड निकाल सकें। और चिंपांजीज का यूज़ बहुत लोगों ने किया है। चिंपांजीज को एक चिंपांजी है जिसका नेम था विकी, उसको बचपन से एक पाला था किसी ने और उनको ट्रेनिंग दी थी बोलने की, फिर भी वो 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं बोल पाता था, मम्मा पापा या कप, इस टाइप से। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स थे जिसमें ये पता चला था कि नॉन ह्यूमन जो हैं, जो नॉन ह्यूमंस हैं, जो एनिमल्स हैं दूसरे, उनके अंदर एक वोकल कंट्रोल मिसिंग है जो वर्ड्स को बनाने के लिए चाहिए होता है, जो स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए चाहिए होता है, वो चीज़ उनके अंदर मिसिंग है। तो वो उस तरीके से लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते जैसे ह्यूमंस करते हैं। ऐसे ही बेट्रीज एंड एलन गार्डनर ने एक फीमेल चिंपांजी था, उसको कुछ ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स, अमेरिकन साइन लैंग्वेज के 200 वर्ड्स जो है उसको सिखाने की कोशिश की थी। जो डेफ लोग जो होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, वो जो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो काफ़ी साल उसको प्रैक्टिस कराई थी और उस चिंपांजी ने कुछ सिंपल क्वेश्चंस पे रिएक्ट करना भी सीख लिया था, लेकिन उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा जितना उसको ट्रेनिंग देनी पड़ी थी। उसके अलावा एक और बहुत फेमस पैरेट है जिसका नाम है एलेक्स। इसकी वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिलेगी और प्लस मैंने इसका लिंक अटैच किया हुआ है मेरी एक और वीडियो के साथ जिसमें मैंने ये सेम टॉपिक समझाया हुआ है। उसमें इस वीडियो में आप देखोगे कि इरीन पेपरबर्ग एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके पास ये एलेक्स नाम का पैरेट था। उसको उन्होंने काफ़ी सारे वर्ड्स बोलने सिखाए थे, जैसे कि वो काफ़ी चीज़ें बोल पाता था, चीज़ों के नाम बता पाता था, उनको जिसको जो चाहिए होता था, जैसे आई वॉन्ट शार्ट,
मुझे नहाना है, इस टाइप से काफ़ी चीज़ें मैं बोल लेता था। बट इतना ज़्यादा फिर भी आप क्या मतलब उसको ह्यूमन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं हुआ था। तो इससे यही फाइनली होता है कि मतलब कि सिर्फ हमारा ही ह्यूमंस का ही एक स्पीशीज़ है जो इतना केपेबल है, जो लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज़ कर सकता है, जो सिंटेक्स को यूज़ कर सकता है, ग्रामर के जो रूल्स होते हैं जब हम बोलते हैं उसको यूज़ कर सकता है, और जेनरेटिविटी को यूज़ कर सकता है कि अलग अलग वर्ड्स को आपस में किस तरीके से जोड़ के उसका मीनिंग बदला जाए। तो ये सारी चीज़ें एनिमल्स में पॉसिबल नहीं है जितनी ज़्यादा ह्यूमंस में होती है। तो ये यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक था आपका। अब ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और यहाँ पे कुछ छोटा सा इन्होंने बताया हुआ है कि जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पे ऐसे रीड कर सकते हैं, और इसके आगे मैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।